वर्ना में बात सबसे पहले एक ऐसी मीटिंग की जिसकी चर्चा पूरी दुनिया में चल रही है। रूस यूक्रेन युद्ध की दूसरी सालगिरह पर लंदन में यूरोप के सबसे ताकतवर नेताओं की एक मीटिंग हुई है। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कीर स्टारमर की मेजबानी में यह मीटिंग वॉर सिचुएशन, ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस और रीजनल सिक्योरिटी को लेकर की गई है। यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमीर जेलेंस्की ने युद्ध में यूक्रेन की स्थिरता बनाए रखने की जरूरत पर जोर दिया है। इस बैठक की सबसे बड़ी और अहम बात यह रही है कि सभी नेताओं ने इस बात पर सहमति जताई कि यूक्रेन को किसी थोपे गए समझौते की ओर नहीं धकेला जाना चाहिए। यानी रूस यूक्रेन युद्ध पर यूरोप और अमेरिका दो फाड़ होते दिख रहे हैं, बंटते हुए नजर आ रहे हैं। अमेरिका का रास्ता अलग, वो कह रहा है यूक्रेन शर्तें माने, नहीं तो अमेरिका यूक्रेन का साथ नहीं देगा। जबकि यूरोपीय कंट्रीज ये कह रहे हैं कि यूक्रेन को किसी भी थोपे गए समझौते की ओर धकेला नहीं जा सकता है। यानी एक तरफ अब डोनाल्ड ट्रंप हैं, दूसरी तरफ यूरोपीय कंट्री के राष्ट्राध्यक्ष हैं। यूरोप वर्सेस अमेरिका का क्लियर सीन बनता नजर आ रहा है। फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों और जर्मनी के चांसलर फ्रेडरिक मर्ज ने साफ कर दिया है कि यूरोप युद्ध के राजनीतिक समाधान की दिशा में तब तक नहीं बढ़ेगा जब तक यूक्रेन की संप्रभुता और क्षेत्रीय अखंडता की रक्षा नहीं की जाएगी। जबकि डोनाल्ड ट्रंप जो पीस डील को लेकर आए हैं, जो प्रस्ताव, जो मसौदा उन्होंने रखा है, उसमें कहीं ना कहीं यूक्रेन की संप्रभुता को नुकसान हो रहा है, क्योंकि रूस ने साफ कर दिया है कि जिन इलाकों में रूस का कब्जा हो चुका है वहां से पीछे नहीं हटेगा। तो मामला बहुत दिलचस्प हो गया है। लेकिन लंदन की बैठक में मुख्य एजेंडा क्या रहा है, इसको पहले समझने की कोशिश करते हैं। यूक्रेन को सुरक्षा की गारंटी चाहिए, यह मुख्य एजेंडा था और यह मुख्य डिमांड भी है। यूरोपीय नेता यूक्रेन को मजबूत सुरक्षा सुनिश्चित करने पर सहमत हो गए हैं, ताकि रूस की आक्रामकता से भविष्य में यूक्रेन को सुरक्षा मिल सके। एलिसी पैलेस ने इस बैठक का मुख्य फोकस बताया है अमेरिकी शांति योजना पर विचार। यूक्रेन मंगलवार को अमेरिका के साथ संशोधित शांति योजना साझा करेगा, जो रूसी मांगों को संतुलित करने का प्रयास है। यानी कि आज ही यह बातचीत होने वाली है। यूरोपीय नेता यूक्रेन का साथ देकर अमेरिकी दबाव का मुकाबला करना चाहते हैं। रूस पर आर्थिक दबाव बढ़ाना, यूरोप को रूस पर आर्थिक प्रतिबंधों की रैंप अप करने पर आवश्यकता पर जोर दिया। इसमें रूस के फ्रीज्ड एसेट्स, जो कि 78 बिलियन यूरो हैं, उनका उपयोग रिपेरेशंस लोन के रूप में यूक्रेन को फंडिंग देने का प्रस्ताव शामिल है, जो यूरोपियन यूनियन समिट 18-19 दिसंबर में अंतिम रूप ले सकता है। फिर यूरोपीय एकजुटता की बात हुई। बैठक के बाद दूसरे यूरोपीय नेता जैसे कि एस्टोनिया, फिनलैंड के साथ कॉल हुई, जिसमें नेटो महासचिव मार्क रूटे और ईयू चीफ उर्सुला वॉन डेर लेयन एंटोनिया को शामिल थे। सभी ने न्यायपूर्ण और स्थायी शांति पर जोर दिया है और यूरोपीय एकता की बात कही है। बैठक के जरिए यूरोप एकता दिखाने की कोशिश कर रहा है, लेकिन अमेरिका की राय यूरोपीय कंट्री से अलग है। यूरोप कह रहा है कि संघर्ष में कोई भी दबाव या थोपे गए समझौते से स्थिति खराब हो सकती है। अमेरिका कह रहा है कि जेलेंस्की को शर्तें माननी होंगी, वरना नतीजे खतरनाक होंगे। यूरोपीय नेताओं का स्पष्ट संदेश है कि यूक्रेन को समझौता मानने के लिए मजबूर नहीं किया जा सकता है। बैठक में यह भी तय किया गया है कि आर्थिक और सैन्य मदद यूक्रेन को जारी रहेगी। तो क्या यूक्रेन के लिए यूरोप शांति नहीं चाहता है? क्योंकि ब्रिटेन और फ्रांस ने यूक्रेन को सहायता बढ़ाने का भरोसा दे दिया है, वहीं जर्मनी ने हथियार सप्लाई बढ़ाने की बात कह दी है। यह बैठक इस युद्ध के भविष्य को लेकर यूरोप की रणनीति को लेकर एक बड़ा संकेत भी है। अब सवाल यह है कि जेलेंस्की की ढाल क्यों बन रहे हैं ब्रिटेन के पीएम कीर स्टारमर। सुरक्षा और यूरोप की स्थिरता की बात सामने आ रही है। यूरोप की अगुवाई दिखाने का इरादा है, ट्रंप के दबाव का मुकाबला, डेमोक्रेसी और लीगलिटी स्टांस भी है, आर्थिक और दीर्घकालिक सहयोग भी है, कूटनीतिक नेतृत्व और गठबंधन बनाने की एक कवायद भी है। स्टर्मर ने जेलेंस्की को लंदन में बुलाकर यूरोपीय समर्थन एकत्र करने की कोशिश की। यूरोप दिखाना चाहता है कि अमेरिका में बदलावों के बावजूद या अमेरिका के रुख के बावजूद यूरोपीय देशों का रुख नहीं बदलेगा। यूरोपीय देशों की अपनी नीति है, अपनी कूटनीति है, अपनी रणनीति है।
वो अमेरिकी प्रभाव में नहीं है। लेकिन क्या वाकई में ऐसा है? और इस मीटिंग के बाद अमेरिका का रिएक्शन क्या होगा, वो तो और ज्यादा देखना दिलचस्प होगा। हालांकि अभी तक कोई रिएक्शन आया नहीं है। लंदन के इस बैठक से एक बात तो साफ हो गई है कि यूरोप युद्ध को जल्द खत्म कराने के लिए मजबूर समझौते की बजाय एक स्थायी और न्याय संगत समाधान चाहता है। और जब तक यह समाधान नहीं होता है, हमले कुछ इसी तरह से जारी रहेंगे। यूक्रेन की स्वतंत्रता और क्षेत्रीय अखंडता को लेकर कोई समझौता नहीं होगा, यूरोप साफ तौर पर कह रहा है। तो क्या ये जंग ऐसे ही जारी रहेगी? क्योंकि पुतिन पहले भी पीछे नहीं हटने का ऐलान कर चुके हैं और उनका कहना है कि जितने इलाके पर रूस का कब्जा हो गया है, उससे पीछे हटने का तो सवाल ही नहीं है। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कीर स्टारमर साफ शब्दों में कह रहे हैं कि यूक्रेन का भविष्य वही तय करेगा, यानी कि यूक्रेन ही तय करेगा, कोई और नहीं तय कर रहा है। तो क्या यह अमेरिका को चुनौती है? कीव में यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमीर ज़ेलेंस्की से मुलाकात के दौरान उन्होंने आश्वासन दिया कि युद्ध के दौरान हो या भविष्य की शांति वार्ता, ब्रिटेन हर स्थिति में यूक्रेन के साथ खड़ा रहेगा। दोनों नेताओं के बीच हुई बातचीत में शांति प्रक्रिया और पश्चिमी देशों की एकजुटता सबसे बड़ा मुद्दा रही है। ज़ेलेंस्की ने बातचीत के दौरान कहा कि रूस के खिलाफ किसी भी मजबूत राजनीतिक समाधान के लिए यूरोप, अमेरिका और यूक्रेन का एकजुट रहना बेहद जरूरी है। लेकिन ऐसा होता दिख नहीं रहा। अमेरिका की लाइन ही अलग है। अमेरिका कह रहा है युद्ध खत्म करो, नहीं करोगे तो हम यूक्रेन से नाता तोड़ लेंगे और जबरदस्त सैंक्शंस लगाएंगे। अमेरिका रूस को मित्र राष्ट्र की श्रेणी में डाल रहा है और यूरोप की लाइन अलग है। जबकि यूरोप कह रहा है कि सहयोगी देशों के बीच मतभेद बढ़े तो रूस इसका फायदा उठाएगा और वार्ता को कमजोर करेगा। ज़ेलेंस्की ने पश्चिमी समर्थन को निर्णायक बताते हुए कहा कि युद्ध के मोर्चे पर और कूटनीतिक मंचों पर एकता ही रूस पर वास्तविक दबाव बना सकती है। वहीं स्टारमर की इस बात का संकेत मानी जा रही है कि ब्रिटेन की नई सरकार भी यूक्रेन नीति में किसी बड़े बदलाव के मूड में नहीं है। इस बीच दोहा फोरम में डोनाल्ड ट्रंप जूनियर के बयान ने माहौल को और गर्म और तनावपूर्ण बना दिया है। उन्होंने आरोप लगाया कि यूक्रेन जानबूझकर युद्ध खत्म नहीं करना चाहता है और कहा कि यूक्रेन में ज़ेलेंस्की और वहां पर भ्रष्टाचार रूस से भी अधिक हो चुका है, यानी कि ज़ेलेंस्की खुद भ्रष्टाचारी हैं। उनका दावा था कि जब तक अमेरिका पैसा भेजता रहेगा, यूक्रेन युद्ध जारी रखेगा। ट्रंप जूनियर का यह भी कहना था कि यूक्रेनी युद्ध शुरू होते ही देश छोड़कर भाग गए और अब लड़ाई आम लोगों और गरीबों के सिर पर छोड़ दी गई है। उनके बयान ने यह भी संकेत दिया कि ट्रंप यूक्रेन से अपना समर्थन काफी हद तक कम कर सकते हैं। उनके इस बयान ने अंतर्राष्ट्रीय समुदाय में, खासकर यूरोपीय देशों में, नई बहस छेड़ दी और शायद यही मुद्दा सबसे गर्म मुद्दा रहा है जबकि स्टारमर ने यूरोपीय देशों के नेताओं की बैठक बुलाई। विशेषज्ञों का मानना है कि इस तरह के आरोप यूक्रेन युद्ध पर अमेरिका की नीति को और जटिल बना सकते हैं, या कोई मैसेज है जो डोनाल्ड ट्रंप अपने बेटे के जरिए दिलवाना चाह रहे हैं। अमेरिका ने 21 नवंबर को यूक्रेन से युद्ध रोकने के लिए अपना पहला 28 बिंदु शांति प्रस्ताव रखा था। इस योजना में यूक्रेन से अपने लगभग 20% क्षेत्र को रूस के कब्जे में स्वीकार करने की मांग की गई थी। प्रस्ताव में यह भी कहा गया था यूक्रेनी सेना भविष्य में अधिकतम 6 लाख सैनिक ही रख पाएगी और नेटो की सदस्यता का रास्ता पूरी तरह बंद रहेगा। अब जान लेते हैं कि अमेरिका ने यूक्रेन युद्ध रोकने के लिए अपना जो 28 पॉइंट वाला मसौदा दिया था उसमें क्या था और यह यूरोप की लाइन से कैसे अलग है। अमेरिका का 28 बिंदु वाला शांति प्रस्ताव अगर आप देखें तो उसमें सबसे पहले युद्ध विराम तत्काल प्रभावी होगा, दोनों पक्ष वर्तमान फ्रंटलाइन से पीछे हटेंगे। यूक्रेन क्रीमिया, लुहांस और डोनेट्स्क क्षेत्रों को रूस को मान्यता देगा, यानी कि इन तीनों इलाकों में ऑलरेडी रूस पहुंच चुका है। यूक्रेन को पूर्वी डोनबास के बाकी हिस्से रूस को सौंपने होंगे, यह बात भी इस मसौदे में कही गई। यूक्रेनी सेना को आकार सीमित करना होगा। यूक्रेन संविधान में दर्ज करेगा कि वो कभी भी नेटो में शामिल नहीं होगा। नेटो यूक्रेन को भविष्य में स्वीकार न करने का संकल्प लेगा। रूस कानून में यूक्रेन और यूरोप के प्रति गैर आक्रमण नीति को स्थायी बनाएगा। नेटो रूस सुरक्षा संवाद शुरू होगा। यूक्रेन को नेटो शैली सुरक्षा गारंटी मिलेगी, लेकिन अमेरिकी नेतृत्व में मिलेगी। इसके साथ साथ सभी कैदी, युद्धबंदी, हिरासत में नागरिक और
शवों का आदान प्रदान किया जाएगा। सभी भेदभावपूर्ण उपाय समाप्त, रूसी भाषा, मीडिया और शिक्षा के अधिकार सुनिश्चित किए जाएंगे। स्कूलों में सहिष्णुता बढ़ाने और समझ बढ़ाने वाले कार्यक्रम चलवाए जाएंगे। जैपोरोजिया परमाणु संयंत्र IAEA के निगरानी में चलेगा। बिजली रूस और यूक्रेन में बराबर बराबर बांटी जाएगी। युद्ध प्रभावित क्षेत्रों का संयुक्त पुनर्निर्माण होगा। अमेरिका रूस संयुक्त सुरक्षा कार्य समूह बनेगा। यूक्रेन में 100 दिनों के अंदर चुनाव कराने होंगे। सभी पक्षों को युद्धकालीन कार्यों के लिए पूर्ण क्षमादान दिया जाएगा। फ्रोजन रूसी संपत्ति जो तकरीबन $100 अरब है, उसे यूक्रेन का पुनर्निर्माण किया जाएगा। शेष फ्रोजन रूसी फंड अमेरिका रूस निवेश वाहन में संयुक्त परियोजना में लगाई जाएगी। यूरोपीय फंड को अनफ्रीज कर दिया जाएगा। दोनों पक्ष सहमत बिंदुओं से पीछे हटेंगे। लंबी दूरी के हथियारों पर बैन होगा, खासकर यूक्रेन के लिए। रूस पड़ोसी देशों पर आक्रमण नहीं करेगा। नेटो यूक्रेन में न ही सैनिक भेजेगा। शांति परिषद ट्रंप की अध्यक्षता में अनुपालन की निगरानी करेगा और उल्लंघन पर प्रतिबंध लगाए जाएंगे। सभी युद्ध अपराधों पर क्षमादान होगा। कानूनी समझौते कानूनी तौर पर जो है वो बाध्यकारी होंगे और सभी पक्ष सहमत होने पर तत्काल युद्ध विराम की घोषणा की जाएगी। यानी आप समझिए कि अमेरिका की लाइन बिल्कुल डिफरेंट है, जबकि यूरोप की लाइन उससे बिल्कुल अलग। ये सिक्के के दो पहलू की तरह है जो कभी बराबर नहीं आ सकते। ये ट्रेन की दो पटरियों की तरह है जो कभी मिल नहीं सकते। कुल मिलाकर इस बैठक ने दिखाया कि अमेरिका के पहल के बावजूद, जिसमें शांति समझौते की बात हो रही है, यूरोप अपनी अलग और मजबूत आवाज उठाने के लिए तैयार है, चाहे उसे अमेरिका के खिलाफ ही क्यों न जाना पड़े। और किसी भी तरह की धड़ाधड़ समझौता रूस के पक्ष में ना हो। यह मुलाकात उस नए दौर की शुरुआत हो सकती है जिसमें यूरोप अपने सुरक्षा हितों और स्थिरता को देखते हुए सक्रिय भूमिका निभाएगा। साथ ही यह जाहिर करती है कि अभी तक रूस यूक्रेन युद्ध का अंत आसान नहीं है। जमीनी सुरक्षा, आर्थिक दबाव और पुनर्निर्माण, हर मोर्चे पर बातचीत अभी भी जारी है। लेकिन यूरोपीय नेताओं ने एकजुट होकर अमेरिका को क्लियर मैसेज दे दिया है कि हम आपके मातहत नहीं आते हैं, हमारा भी अपना एक स्टैंड है। हम भी संप्रभु राष्ट्र और हम भी फैसले कर सकते हैं, अपने हिसाब से अपनी कूटनीतिक रणनीति बदल सकते हैं।